हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। हिंदी की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी री एग्ज़ाम का T20 सीरीज़ का चौथा प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हुए हैं और हम लोग समझते हैं कि इस प्रैक्टिस सेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्या पिछले एग्जामों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? यह जो आपकी T20 सीरीज की नाम की यह जो श्रृंखला चल रही है, इसका आज प्रैक्टिस सेशन 4 है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला यह शब्द आपके ARO 2013 में पूछा गया था। कहने का मतलब यह है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिस यूपी टेट का एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था, उस एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, अनुगृहीत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यह आपका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। आप लोग बताइएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरीके से आइए हम सब लोग ध्यान देते हैं कि 5 से 7, 10, 15 जो हम लोगों की वर्तनी होती है वो ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट होती है, उसी को समझते हैं। एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। एक होता है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट विदुषी, और एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? एक सबसे आपका इम्पोर्टेंट होगा उज्ज्वल। क्या होगा? उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल में ध्यान रखेंगे, दोनों जो आपका क्या होगा? आधा होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। एक आपका होता है, जैसे सब लोग अहिल्या अहिल्या बोलते हैं, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। इसी तरीके से बहुत लोग द्वारिका बोलते हैं, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, द्वारका होता है। ठीक, इसी तरीके से बात करेंगे। और आपका क्या हो जाएगा? भागीरथी। क्या होता है? भागीरथी होता है। ये सभी आप लोगों के इम्पोर्टेंट कराए जा रहे हैं। ज्योत सना, इसमें आधा ता भी होता है और आधा सा भी होता है। इसी तरीके से हम करा रहे हैं कुमुदिनी। क्या होता है? कुमुदिनी होता है। इसी तरीके से एक आपका इम्पोर्टेंट क्या है? जिजीविषा। क्या है? जिजीविषा। बहुत लोग बाउंड्री को चार दीवारी बोलते हैं ना, गाँव में देखिए चार दीवारी बोलते हैं। चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है। क्या होता है? चार दीवारी होता है। इसी तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। क्या हो जाएगा? शुश्रूषा। ठीक, एक आपका और इम्पोर्टेंट बन जाता है सन्यासी। ध्यान रखेंगे, सन्यासी में आधा ना भी होगा और सा में क्या होगा? बिंदी भी होगी। ठीक, तो ये आपके सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके वर्तनी शुद्धि कराए जा रहे हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं और यही हमेशा रिपीट होता है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या? हिरण्यकश्यप होगा। प्रायः सभी लोग इसे क्या बोलते हैं? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। लेकिन यह क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यप। क्या होगा? हिरण्यकश्यप। इसकी आप लोग जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? 10-20 शब्द रोज़ आप अपने रफ पर लिखेंगे, तभी जाकर के ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि ये चीज़ें जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक दिमाग पे सेट नहीं होती हैं, कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न बना रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नौढ़ा का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? नवा धन उढ़ा या नौ धन उढ़ा या नौ धन उड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? महर्षि में संधि होगी। देखिए, एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। ठीक, और यहाँ से बड़का आ निकलेगा और यहाँ से री निकलेगा, दोनों को साथ पढ़िए तो आरी आरी। आरी का मतलब अर आ रहा है। तो जहाँ पर ये सिंगल चुनाई दिखाई देती है और जहाँ पर अर का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है भाई साहब? गुण संधि। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ ले सप्तर्षि में कौन सी संधि होगी, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सप्त धन ऋषि, और यहाँ से निकाल दीजिएगा आ, यहाँ से निकाल दीजिएगा री, दोनों को मिला दीजिएगा, अर का कॉन्सेप्ट आएगा। कोई व्यक्ति पूछे देवर्षि में कौन सी संधि होगी भाई साहब, तो यहाँ पे देव निकाल दीजिएगा प्लस अलग से ऋषि निकाल दीजिएगा,
यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे री आ जाएगा, दोनों को मिला लेंगे अर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। तो जिस भी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिस किसी भी कॉन्सेप्ट में यदि यहाँ पे आपका अर का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है या सिंगल मात्रा की बात करेंगे, इस प्रकार की मात्रा दिखाई दे, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, गुण संधि ही हो जाती है। इसी तरीके से जैसे हम बात करेंगे उमेश की बात करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल चुनाई दिखाई दे रही है और ये आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा आपका उमाधन ईस। इसी तरीके से नरेश की बात करेंगे तो हो जाएगा नर धन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। ये सभी आपकी गुण संधि के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि आप लोगों को गुण संधि बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वृद्धि संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे गुण संधि का सिंगल दिखाई दे रहा है, वहीं पे यहाँ पे डबल दिखाई देगा, वही आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से दीर्घ की बात करेंगे तो जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देता है, वहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, वहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। बची अयादी संधि। अयादी संधि में जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने पर पवन, पावन, पवन, पावन, पावक, जहाँ पर कॉन्सेप्ट आय औ का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पे अयादी संधि लगा देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तथापि में कौन सी संधि होगी, और ये आपका बिहार पुलिस 2017 में पूछा गया था। क्या तथ धन अपि होगा, या तथा धन पी होगा, या तथा धन अपि होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरे भाई आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से मेरे भाई इसका आंसर सी होगा, और ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया था, और भी बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आजन्म में समास है, आजन्म में कौन सा समास होगा। सबसे पहली बात इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अब अव्ययी भाव समास किस बेस पे होगा, इसको समझते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और सबसे पहले अव्ययी भाव समास को समझना है। अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और इसी में खास बात आपकी यह है कि पूर्व पद आपका क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय। अव्यय बोले तो जिसका व्यय नहीं हो सकता। तो अव्यय कौन कौन से होंगे, जैसे किसी भी शब्द के अंत में आ लग जाएगा, आवत लग जाएगा, आवत बे लग जाएगा, हर लिख उठेगा, उप होगा, नी लगेगा, भर लगेगा, यथा, आवत। यदि ये सारे शब्द से यदि किसी भी प्रकार की स्टार्टिंग होती है, तो इस प्रकार के समास में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पे आजन्म में आ से स्टार्टिंग हुई है, और आ आपका क्या है, अव्यय है, पूर्व पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरी बात को समझना है, अव्ययी भाव समास और कहाँ पे लगाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन कह दिया जाए दिनों दिन, जैसे हमने कहा दिनों दिन, हमने कहा रातों रात, रातों रात, हमने कहा हाथों हाथ। देखिए किसी भी चीज़ की द्विरुक्ति हो रही है, कहने का मतलब दिनों दिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रातों रात क्या हो रही है, रिपीट। हाथों हाथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे द्विरुक्ति, द्विरुक्ति का मतलब है कोई चीज़ दोहराई जा रही है। द्विरुक्ति में कौन सा समास हो जाएगा मेरे दोस्त, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कोई व्यक्ति कह दिया जाए धीरे धीरे में कौन सा समास है, कोई व्यक्ति पूछे धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे, अव्ययी भाव। कोई व्यक्ति प्रतिदिन में पूछे कौन सा समास, तो क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे। कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक किसी को। तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, कर्मधारय समास की बात करेंगे तो भाई देखिए तत्पुरुष समास एक कर्मधारय, इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। ठीक, आगे बताएंगे किस आधार पे। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो विशेषण विशेष संबंध या उपमेय उपमान बताता है। जैसे हमने कहा नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, तो यह विशेषता बता रहा है कि उस कंठ की विशेषता है कि वह नीला है। क्लियर हुई बातें। इसी तरीके से द्वंद्व समास की बात करेंगे तो द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो द्वंद्व समास में जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हमने कहा पाप पुण्य, क्या कहा, पाप और पुण्य, कहा या नहीं कहा। हमने कहा भाई बहन, देखिए यहाँ पे दोनों पद इसलिए प्रधान हैं क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों की वरीयता इक्वल है, इसलिए दोनों पद यहाँ पे प्रधान माने जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आई। इसी तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं हाथ पैर लिख सकते हैं। इसी तरीके से लिख सकते हैं धनुर्बाण। देखिए धनुर्बाण में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कौन सा समास होगा, लेकिन धनुर्बाण का मतलब होता है धनुष और बाण। तो यहाँ पे धनुष और बाण दोनों की विशेषता है, दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों आपके प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समास समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बचे खुचे हैं इसमें समझ लेते हैं। किस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो हमने बताया कि जो द्वंद्व समास होते हैं इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे हमने कहा सप्तर्षि, सप्तर्षि कहा। ठीक, जैसे हमने कह दिया चवन्नी,
ठीक, तो जहाँ पे स्टार्टिंग होगी संख्या से, जहाँ से पहला पद संख्यावाची होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा मेरे दोस्त? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो यहाँ पर कारक की विभक्ति आती है। किसी भी कारक को तोड़ रहे हैं, किसी भी वाक्य को यदि तोड़ रहे हैं और वहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है तो समास तत्पुरुष होगा। बहुब्रीहि समास भाई एक अनोखा समास है, इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? अन्य पद प्रधान होते हैं। अन्य पद, जैसे हमने कहा महावीर, तो महान है जो वीर, महावीर को हमने क्या कहा? महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी। ठीक, मतलब कोई तीसरा अन्य अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास का अगला एग्जाम्पल है नीलकंठ, मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव का। चक्रपाणी की बात करेंगे तो चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जो कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमने कहा महावीर, तो महान है जो वीर। वीणा पाणी, वीणा है जिसकी पाणी, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरीके के आपके क्या हो जाते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दो बातें बताए थे, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द जो होते हैं शुद्ध होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो गांव की बोलचाल भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं उसी को हम तद्भव बोलते हैं। ठीक, अपने फायदे के लिए बोल देते हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया खटिया, अब ये क्या हो जाएगा? गांव की बोलचाल भाषा में लोटा बोल दिए, तो इसी तरीके के गांव वाली भाषा हो जाती है, लेकिन जो शुद्ध होता है तत्सम होता है। तो ये यहाँ पे कह रहा कौन सा तत्सम नहीं है, तो ये आपका प्रतीत हो जाएगा। ठीक, और जो यूपी TSSC 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हुई बातें? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बारात का तत्सम क्या होगा? बारात सभी लोग जाते हैं, दुनिया जानती है कि बारात एक शब्द है, लेकिन उसका रियल में क्या होता है तत्सम नहीं पता होता है। तो ये बारात जो बोलते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बारात जाना है किसी व्यक्ति के, तब कोई व्यक्ति क्या कहेगा? चलिए हम बरयात्रा चलते हैं। अब बरयात्रा नहीं समझ पाते हैं ना लोग, गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं कि बारात को सीरियसली वास्तव में क्या बोला जाता है। तो बारात का तत्सम क्या होगा? वर यात्रा होगा। अब गाँव की बोलचाल भाषा में वर यात्रा बोलना ठीक नहीं होगा, सब लोग कहेंगे चलिए बाराती चला जाए ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर यात्रा हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ARO में पूछा गया था 2017 में। क्लियर हुई बातें? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? क्या रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है? सबसे पहले कहानी समझ लेते हैं, शब्द वास्तव में होता क्या है। शब्द वास्तव में होता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह होगा क्या? एक आपका पवन हो जाएगा, तो पवन में 3 वर्ड मिले हैं, एक पावन, 3 वर्ड मिले, 3 वर्ड मिल गए तो पवन का क्या हो गया? शब्दों का समूह हुआ। लेकिन शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे पवन हमने लिखा तो पवन का अर्थ क्या होगा? हवा होगा। हमने इसी को लिख दिया ना वापा लिख दिया, ये भी तो शब्दों का ही वर्डों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात शब्द क्या होते हैं? तो वर्डों के सार्थक समूह होते हैं, और ये शब्द आपके 3 प्रकार से होते हैं, एक रूढ़, एक यौगिक और यह आपका योग रूढ़। यह क्वेश्चन TGT एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। तो दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? देखिए, रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसको तोड़ें तो जिसका कोई अर्थ ना निकले। हमने जैसे लिखा अनार, अनार हमने लिख दिया और अनार को तोड़ दिया तो आ प्लस नार में तोड़ दिया, या अन्ना प्लस रा में तोड़ दिया, क्या इसका कोई अर्थ निकला? इसलिए इस शब्द को क्या नाम दिया? रूढ़ शब्द। हमने कहा सतलज, सतलज कहा, इसको तोड़ दिए तो सत धन लज, 2 शब्द तो अलग हुआ लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द एक क्लियर लाइन में यह बताना है कि ऐसे शब्द होते हैं जिसको तोड़ा तो जा सकता है लेकिन तोड़ने के बाद कोई सार्थक अर्थ नहीं देते हैं, इस प्रकार के शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। अगली बात करेंगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक शब्द की बात करेंगे तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक का मतलब क्या होगा? जोड़ होगा, और जोड़ किसका होगा? शब्द का। तो जो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और कोई एक सार्थ देते हैं। हमने जैसे कहा सब्जी, हमने कहा सब्जी वाला, तो एक शब्द आपका क्या होगा? सब्जी होगा, और एक वाला, इसका मतलब दोनों शब्द मिल करके क्या बनाया? सब्जी वाला बनाया। अर्थात 1-2 शब्द तो मिले लेकिन बोध किसका कराया? सिर्फ, मतलब वह इंडिकेट किया कि वह व्यक्ति सब्जी बेचने वाला ही है। इसी तरीके से हमने कहा बस और चालक, बस चालक मिला है, 2 शब्द मिला, क्या बना? यहाँ पे बस चालक मिला। इसका मतलब है कि दोनों शब्द तो मिले लेकिन किसी एक का बोध कराया, अर्थात वह बोध कराया कि वह बस चालक ही है। योग रूढ़ की बात करेंगे, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कोई विशेष अर्थ देते हैं, और बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं
वे सभी शब्द योग रूढ़ कहे जाते हैं। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 11, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? क्या पर्वत होगा, क्या घाटी होगा, क्या अधित्यका होगा, क्या विसर्जन होगा? तो इसका आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? अधित्यका। देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, ये आपका हो जाएगा अधित्यका। ठीक, ये आपका आधा ता होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये TGT 2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्तब्ध का सही विलोम होगा अनस्तब्ध। ये भी आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अवीरा बोलते हैं। और यह क्वेश्चन UPSSC 2016 में पूछा गया था। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये आपका निर्निमेष हो जाएगा। यह भी UPSSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या मात्र कल्पना करना, हार मान लेना, हथियार उठा लेना? वीडियो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हार मान लेना। क्या हो जाएगा? हार मान लेना। निजत्व में संज्ञा कौन सी होगी? निजत्व की संज्ञा की बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? हरियाणा TET में यह क्वेश्चन पूछा गया था। संज्ञा का क्या होता है? तो संज्ञा की बात करेंगे तो जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, भाव का बोध कराता है, वही संज्ञा होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जिसको कह देने से पूरे समुदाय का बोध हो गया, जातिवाचक हो गया। जैसे हमने कह दिया क्या? हमने कह दिया लड़का, तो लड़का कह देने से दुनिया में जितने लड़के हैं सबका बोध हुआ। लेकिन उन्हीं में से एक लड़के का नाम हमने ले लिया। हमने एक लड़के का नाम क्या ले लिया? जैसे हमने कहा सौरभ। जब एक लड़के का नाम हमने सौरभ ले लिया, इसका मतलब है कि उस विशेष लड़के की बात हो गई। तो ये सौरभ लड़का क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हुई बातें? क्लियर हुई बातें कि नहीं? अगर हमने कहा, जैसे मैंने एक कहा एक लड़की, हमने कहा लड़की, तो लड़की आपकी पूरी समुदाय हो गई, मतलब जितनी भी लड़की हैं सभी का बोध हो गया। अगर लड़की में हमने क्या कहा? सीता कहा, इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ सीता की बात हो रही, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक का बात करेगा, जिसकी बात करेगा उसी का बोध कराएगा, जबकि जातिवाचक संज्ञा उसको कह देने से पूरे समुदाय का बोध हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो भाव का बोध कराएगा। जिस भी शब्द के अंत में जैसे निजत्व हो गया, लघुत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, ये देखिए सब में क्या लगे हैं? लास्ट में तो ऐसे प्रत्यय लगे हैं ना। तो जिस भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगे होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। हमने जैसे कह दिया शत्रुता, ये देखिए ता प्रत्यय लगा है। हमने कहा वीरता, ये ता प्रत्यय लगा है। ये हमने कहा अपनापन, ये अपना पन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, ये आपका क्या लगा हुआ है? पन प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से और भी सारे आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं भाववाचक। जैसे हमने कहा प्रेम, हमने कहा दुख, हमने कहा सुख, और हमने कहा घृणा। ये सभी शब्द जितने भी दिखाई देने हैं सभी आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको मापा तौला जाता है, या जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? पदार्थवाचक। कैसे पदार्थवाचक? कैसे? जैसे हमने कहा दूध, हमने क्या कहा? दूध। हमने कहा पानी, हमने कहा तेल। इसी तरीके से हमने जैसे अनाज की बात करेंगे, जैसे आप सोना की बात करें ये भी पदार्थवाचक है, चांदी की बात करें, हीरा की बात करें, या आप ऐसे समझ सकते हैं जो आभूषण की बात करता है, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 17, जो आया है सो जाएगा वाक्य में सर्वनाम है। बहुत सरला क्वेश्चन है। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम की बात करेंगे तो जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और इसके भेद कितने होते हैं? 5-6 प्रकार के होते हैं। निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्वयं की बात करेंगे, आप की बात करेंगे, या खुद की बात करेंगे, ठीक, उसे आप निजवाचक कहेंगे। निश्चय की बात करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या बताता है? किसी वस्तु को बताता है। जैसे हमने कहा यह फ़ोन है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम यह बता रहा है कि यह फ़ोन है, फ़ोन की ही निश्चितता को बता रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ, जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगर दरवाजे पर कोई खड़ा है इसका मतलब पता नहीं कौन खड़ा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने कह दिया दूध में कुछ पड़ा है। अब दूध में कीड़ा पड़ा है या कोई जहर पड़ा है, क्या पड़ा है क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि दूध में कुछ पड़ा है, यह निश्चित नहीं हो पा रहा है, अर्थात यह निश्चय हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कहा जो सो संबंध बताएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आया है सो जाएगा, जो बोओगे सो काटोगे, ये सारे एग्जाम्पल आपके किस में हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम।
फाइनल आंसर इसका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है, और यह क्वेश्चन आबकारी सिपाही 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निश्चय बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको बताना है क्या संबंध होगा या अनिश्चय हो जाए। नहीं कह रहा कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, कोई का मतलब यहाँ पे चीज़ें अनिश्चित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह आबकारी सिपाही 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वधु का बहुवचन क्या होगा। वधु का बहुवचन क्या होगा आप लोग बताइएगा। ये वीडियो 2016 में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यह क्वेश्चन अभी मेरे भाई जो आपका यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 2024 में हुआ था और जो पेपर रद्द हो गया है, उसी पेपर में किसी एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक मुझे याद नहीं है 17 वाली शिफ्ट में था या 18 की शिफ्ट में था, लेकिन ये था किसी न किसी एक शिफ्ट में या वधु का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वधुएं। क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। ठीक, यह बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मंत्री शब्द में लिंग होगा, क्या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। यह भी क्वेश्चन यूपी 80 2019 में पूछा गया था। देखिए यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, मेरे हिसाब से यह प्रैक्टिस सेशन जो चौथा था आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे भाई समझ में आया होगा। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेशन से जुड़ने के लिए आप एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो जाए, और यहाँ पे सारी क्लासें यूपीपी या अदर वनडे एग्जाम के लिए सारी क्लासें अवेलेबल रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू।